वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की 45 नंबर क्लास की चर्चा हम करने जा रहे हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास रोज शाम 8 बजे आपको प्राप्त हो जाती है, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल का महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता है। हमारे सवाल आपके जवाब का ये 45 नंबर वीडियो, जिस विद्यार्थी ने पिछले वीडियो नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान जीके टेस्ट नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हो। तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले इन प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान में भूमि सुधारों के जनक होने के साथ साथ दस्यु समस्या व अराजकता के उन्मूलक के रूप में भी जाने जाते हैं? कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान में भूमि सुधार के जनक और दस्यु दस्यु क्या होते हैं? ये जो चंबल नदी वगैरह क्षेत्र में है ना, बीड़ क्षेत्र में डाकू रहते हैं, ठीक है। ज्यादातर दस्यु किसको कहते हैं? जो समुद्र के अंदर राहगीरों को लूटते हैं उनको दस्यु कहते हैं। तो उनकी समस्या, तो चंबल नदी के आसपास भीड़ क्षेत्र है ज्यादातर, वहां पे ये डाकू पाए जाते हैं, ठीक है। डाकू का कहना मतलब वो क्षेत्र इस प्रकार के लोग हैं कि वो दूसरे लोगों को लूटते हैं अपनी समस्या का दूर करने के लिए। तो वो बेरोजगार होते हैं, तो वो उनके पास यही अराजकता होती है कि वो एक आक्रामक नीति बनाते हैं सरकार के खिलाफ और वहां के क्षेत्रों को लूटते हैं और अपनी ताकतवर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो अराजकता के उन्मूलक के रूप में जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल का नाम अक्सर आता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री पूछे तो भी टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री ने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई और जागीरी प्रथा को समाप्त करने के साथ रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर बल दिया था? राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज भी उठाई और जागीरी प्रथा को समाप्त करने के साथ रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर बल दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयनारायण व्यास। जब भी जयनारायण व्यास की बात आती है तो इन्हें मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। और राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे, और राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे प्लस निर्वाचित भी थे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। अगला, किस मुख्यमंत्री को अंत्योदय योजना के जनक के रूप में जाना जाता है? अंत्योदय योजना के जनक किस मुख्यमंत्री को कहा जाता है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के काल में अंत्योदय योजना शुरू हुई थी। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार सीएम रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे 3 बार। और राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। यानी किस पार्टी के थे? भाजपा पार्टी के भैरव सिंह शेखावत थे। और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने, यानी देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले भैरव सिंह शेखावत थे। किस मुख्यमंत्री ने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया? और अक्सर आपने किताबों में और बहुत बार देखा होगा, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका उत्तर दे पाते हैं। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, शिवचरण माथुर, इनमें से कोई नहीं। देखो, पानी बचाओ बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ का नारा दिया था मारवाड़ के युवा गांधी अशोक गहलोत के द्वारा, जो वर्तमान में तीसरी बार राजस्थान के सीएम बने हुए हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा, जोधपुर। ध्यान रखना, तीसरी बार मुख्यमंत्री है मारवाड़ के, राजस्थान के युवा गांधी, यानी मारवाड़ के युवा गांधी इन्हें कहा जाता है। तो अशोक गहलोत, इन्होंने नारा दिया था पानी बचाओ बिजली बचाओ और सबको बढ़ाओ। और इनके समय में आपको पता है किताबों में भी लिखा आता था, पिछले लास्ट पेज पर, शुरुआत के पेज पर। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में निर्धारित है? संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं वो किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 163, 213, 167 या 157? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। अनुच्छेद 163 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल को विधिक सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। और अनुच्छेद 164 में है कि राज्यपाल उस मुख्यमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, केंद्र राज्य के बीच संबंध की समीक्षा हेतु सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया? केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने हेतु उसकी समीक्षा हेतु सरकारीय आयोग का गठन किया गया कब? 1980 में, 1983 में, 1969 में या 1970 में? तो ध्यान रखना, सरकारीय आयोग का गठन किया गया था 1983 के अंदर गठित किया गया।
किस आम चुनाव के बाद विभिन्न राज्यों में 24 बार सरकारों का पतन हुआ और 15 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुए थे? किस आम चुनाव के बाद विभिन्न राज्यों में 24 बार सरकारों का पतन हुआ, यानी जो सरकार थी उसका विघटन हो गया और 15 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुए थे? तो कौन से चौथे आम चुनाव के बाद ऐसा हुआ? कौन सी किस चुनाव के बाद चौथे आम चुनाव, यानी चौथी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसके बाद 24 बार सरकारों का पतन हो गया था, यानी 356, और 15 बार वहां पे राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद लग गया था। किसने राज्य की तुलना उस कठपुतली से किसने राज्यपाल की तुलना उस कठपुतली से की है जिसे एक तरफ मुख्यमंत्री नियंत्रित करता है और दूसरी ओर राष्ट्रपति? बड़ी बात, राज्यपाल, जाहिर सी बात है कि राज्य का जो वास्तविक कार्यपालिका काम करती है वो मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, तो राज्यपाल एक तरफ नियंत्रित हो गया और उधर से राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो वो वैसे नियंत्रित हो गया। तो किसने कहा था कि वो एक राज्यपाल है, वो कठपुतली के रूप में काम करता है? तो एच वी कामत ने कहा था। किसने? एच वी कामत ने कहा था। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ, पीएसटीसी के फॉर्म अप्लाई अब शुरू हो चुके हैं, यानी 9 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है। पीएसटीसी करना जो विद्यार्थी है, जिसको प्री डीएलएड कहते हैं, वर्तमान, ध्यान रखना, 2 वर्षीय कोर्स है, 12वीं क्लास के बाद इसको भरा जाता है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हो पीएसटीसी करने का, वो जरूर फॉर्म अप्लाई करें और तैयारी करें। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपको नजदीकी कॉलेज लेना है या गृह जिले में कॉलेज लेना है तो 600 नंबरों का जो मैटर आएगा उसमें से 400 नंबर आपको, यानी 400 प्लस लोगे, महिला पुरुष कोई भी है, तो आपका सिलेक्शन हो पाता है। इसके अंदर राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के, और 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो ये जो बीएसटीसी और पीटेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं, जल्द ही एग्जाम की घोषणा होने वाली है। राजस्थान पुलिस का जल्द ही एक नया नोटिफिकेशन आने वाला है भर्ती का। और इसके अलावा जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर है, एसआई है, यानी आरपीएससी ने अपना शुरुआत कर दी है। जो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म अप्लाई होने थे, अब रिफॉर्म शुरू हो चुके हैं, और जो विद्यार्थी पहले नहीं भर चुका है अब वो फॉर्म भर दे। किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति लोकसभा का 17वां स्थान व विघटन कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा का 17वां स्थान कर सकता है, विघटन कर सकता है? क्योंकि स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है, तो राष्ट्रपति उसका 17वां स्थान कर सकता है, यानी कुछ समय के लिए सत्र को रोक सकता है और यह उस लोकसभा का भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल और राज्य में राष्ट्रपति शासन का संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का कितने माह में अनुमोदन करना आवश्यक है? वित्तीय आपातकाल लग जाए जैसे अनुच्छेद 360, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए कहीं 356, 352 यानी 56 लग जाए, तो संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का कितने कितने माह में अनुमोदन करना आवश्यक है? तो 2-2 माह में अनुमोदन करना आवश्यक है। ये याद रखना। 3 प्रकार के अनुच्छेद, 352, 356 और 360। तो जब भी जरूरत पड़े तो 2-2 माह में अनुमोदन जरूरी है। अगला, मंत्रिमंडल शब्द का प्रथम उल्लेख किस संविधान संशोधन में हुआ था? मंत्रिमंडल शब्द का प्रथम बार उल्लेख किस संविधान संशोधन में हुआ था? यानी मंत्रिमंडल, हर जगह मंत्रिमंडल नहीं मिलता, कई जगह है। अनुच्छेद 356 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, तो किस संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेख हुआ है। 12 मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं किस अनुच्छेद में? 12 मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं किस अनुच्छेद के अंदर? ठीक है, बेसिक 12 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75(2) में। 75(2) में इसका उल्लेख है, याद रखना, कि प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इधर होती है तो राष्ट्रपति को ही ये क्या करते हैं? त्याग पत्र देते हैं। तो इस अनुच्छेद को याद रखना। 75(2) की बात होती है। 75(1) में क्या होता है? 75(1) में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतरराज्यीय परिषद होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा अंतरराज्यीय जो परिषद होती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था सर्वप्रथम 1990 के अंदर हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखना,
इसमें 6 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और जो प्रशासक होते हैं वो इसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। इसके सदस्य क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। जैसे सरकारिया आयोग है, प्रशासनिक आयोग है, इनकी सिफारिशों के बावजूद ये आयोग स्थापित किया गया। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व को होती है। अब 75(2) तो मैंने आपको बता दिया कि प्रसाद पर्यंत जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और 75(1) क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो बहुत डीपली है ये, तो बड़े बड़े एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तो वहां ये 75(1) 75(2) ऐसे पूछे जाते हैं। नॉर्मल पेपरों में सीधा अनुच्छेद पूछा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 73(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है, तो हमेशा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है। महान्यायवादी जिसको हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, महान्यायवादी, उसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है, सदन की बैठक में भाग लेता है, वो सदन में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसे सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, बोलने का भी अधिकार है, बैठक में भाग लेने का भी अधिकार है। इस संशोधन में लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत लोकसभा की जो सदस्य संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। वर्तमान में आपको पता है 545 यानी 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। वो संविधान संशोधन कौन सा था, 31वां संविधान संशोधन था, और बात थी 1974 की। कब है, 31वां संविधान संशोधन 1974। क्योंकि मूल संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 81 जब हम देखें, संविधान का अनुच्छेद 81 ये कहता है कि मूल संविधान में लोकसभा जो सदस्य सीटें थी वो 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर जब जब जरूरत पड़ी इसको बढ़ा दिया गया। यानी अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। कितनी, 552 हो सकती है। और वर्तमान में चुनाव कितने पर होता है, 545। वित्तीय वित्तीय विधेयक किसकी अनुमति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। हमेशा जो वित्त विधेयक होता है वो किसकी अनुमति के बाद विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। अब बात आती है विधानमंडल की, यानी राज्यों की संसद को क्या कहते हैं, विधानमंडल। तो हमेशा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही ये विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, और सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 167C क्या है, अनुच्छेद 167C क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना देना और राज्यपाल द्वारा सूचना प्राप्त करना। अगला, राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, लेकिन जब आपातकाल समाप्त हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे। कितना बड़ा प्रश्न है कि राजस्थान में जब चतुर्थ राष्ट्रपति शासन लगा यानी 1992 में लगा, उस समय राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी लगा जब, तो और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। लेकिन जब आपातकाल समाप्त हुआ, जब आपातकाल समाप्त हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे, उस समय थे, ध्यान रखना, बल्लीराम भगत। कौन थे, बल्लीराम भगत। क्योंकि एम चन्ना रेड्डी 1992 में थे और 92 में क्या रिटायरमेंट हो गए, तो उसके बाद में 1992 93 में चन्ना रेड्डी को हटा दिया गया और 93 में कौन बन गए, बल्लीराम भगत बन गए। विशिष्ट सेवा सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए कब खोली गई, विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए कब खोली गई, 1853 चार्टर्ड एक्ट, 1861 अधिनियम, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, या 1893 का एक्ट। आज क्वेश्चन थोड़े से 5-7 क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन आ गए और इंडिया लेवल के क्वेश्चन आ गए, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है पॉलिटिकल के अंदर। वो एक्ट कौन सा था, 1853 का चार्टर्ड एक्ट था। उस समय हमारे गवर्नर यानी राजस्थान भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। इनके द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और 1853 में एक चार्टर्ड एक्ट बना जिसके अंदर सिविल सेवा में भारतीयों को बैठने के लिए मंजूरी दी गई। और भारत के प्रथम आईसीएस थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी कहां खोली गई, अब राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कंपनी कहां खोली गई, जयपुर, उदयपुर, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़ में। आसान सा क्वेश्चन है और इसका जवाब दे दो। तो प्रथम सीमेंट कंपनी कहां खोली गई, बूंदी के अंदर, और बूंदी स्थान है लाखेरी। लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित की गई, जिसका कार्य 1917 को प्रारंभ हुआ था। किस कंपनी के द्वारा
क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी खोली गई। अगला, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? राजस्थान की, याद रखना, राजस्थान की पहली 1889 में ब्यावर अजमेर के अंदर निजी क्षेत्र की द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से खोली गई और सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापित की गई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पे है? तो देबारी, उदयपुर में। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में लागू की गई थी। उसके बाद में 1990 यानी 1990-91 में दूसरी औद्योगिक नीति लागू की गई थी। उसके बाद में 1994 में तृतीय औद्योगिक नीति लागू की गई थी। उसके बाद में चौथी 1998 को, ये 94 को, फिर चौथी 1998 को, और उसके बाद में नई 2010 में, और अब नई 2015 के तहत लागू की गई है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, आरएफसी की स्थापना 1955 के अंदर हुई। रिको की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं औद्योगिक क्षेत्र से और रीट लेवल फर्स्ट में ये क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आपको बताएं। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये टॉपिक है। और कल आपको इंदिरा गांधी नहर के, मैंने आपको कल करंट अफेयर्स की क्लास में आज सुबह कहा था ना कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो कल टॉपिक तैयार करके आना, इंदिरा गांधी नहर के 50 क्वेश्चन। तो रिको की स्थापना कब हुई? तो रिको की स्थापना 1980 में हुई थी। जैविक कृषि अपनाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? जैविक कृषि अपनाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर जिला है। और प्रथम गांव पूछे तो अभी घोषित किया गया दादिया गांव है जयपुर का। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चित्तौड़गढ़। क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए जो भी माल चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, जो भी मिश्रण चाहिए, वो सब कुछ कहाँ प्राप्त होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित है। सबसे ज्यादा चूना पत्थर की जरूरत होती है, और वो चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लेकिन भविष्य में पूछे राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट की संभावना कहां पे है? जैसलमेर में। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? आज कुछ ये लेवल के क्वेश्चन भी आपको डाल दिए गए। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनाया गया, इसे दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ध्यान रखना, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब के द्वारा करवाया गया, मुगल। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर, जैसे अपने कहते हैं ना राजस्थान के खजुराहो, सोमेश्वर, किराड़ू, बाड़मेर कहते हैं ना, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो के मंदिर है, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाए गए। सांस्कृतिक धरोहर में शामिल रानी की बाव किस राज्य में स्थित है? सांस्कृतिक धरोहर में शामिल रानी की बाव किस राज्य में स्थित है? और मैं ये क्वेश्चन भी यहाँ से बना देता हूँ, रानी की बाव बहुत खास है आपके लिए। क्वेश्चन है कि भारत के अंदर जो नोट चल रहे हैं वर्तमान में, किस नोट पर रानी की बाव है उसका चित्र बना हुआ है। रानी की बाव यानी बावड़ी कह सकते हैं, रानी की बाव किस नोट पर अंकित है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, आपका क्वेश्चन है। तो रानी की बाव किस राज्य में? गुजरात के अंदर है। शेर शाह का मकबरा किस राज्य में बना है? शेर शाह सूरी को जानते हो आप, सूरी वंश, जिसने हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराया था। तो शेर शाह का मकबरा बना हुआ है सासाराम बिहार में। स्थान याद रखना, सासाराम बिहार में। और आकृति पूछे तो डमरू के आकार की है, हिंदू शैली के अंदर बना हुआ है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? और 2 साल पहले इतना चर्चित रहा था कि महिलाओं को प्रवेश न देने के कारण चर्चा में रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, और उसके बाद में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल गई। तो सबरीमाला मंदिर है वो केरल के अंदर है। कहाँ पे? केरल में। दीघ महल भरतपुर का निर्माण किसने करवाया था? दीघ जो महल है भरतपुर के अंदर, जिन्हें जल महलों की नगरी कहते हैं, में निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना, बदन सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता है। रानी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? वो रानी की बाव है गुजरात के अंदर। ये रानी की बावड़ी, अपने राजस्थान में रानी जी की बावड़ी का निर्माण
नाथावती के द्वारा करवाया गया। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका उत्तर आ जाएगा इल्तुतमिश ने। देखो, गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। और इस कुतुब मीनार की नींव जो रखते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक रखते हैं, लेकिन उसको पूर्ण करवाने का काम होता है इल्तुतमिश का काम। यानी पूरा किसके द्वारा निर्माण, किसके द्वारा करवाया जाता है? इल्तुतमिश के द्वारा। भारत में डाक व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम किस गवर्नर के काल में हुआ? भारत में डाक व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम किस गवर्नर के काल में हुआ था? यानी 1854 में डाक व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, उस समय लॉर्ड डलहौजी थी। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन कहाँ से आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन कहाँ से आते हैं? जर्मनी से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, इटली से आते हैं, ब्रिटेन से। राजस्थान में सर्वाधिक, और एक करंट में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी है वो अपने जयपुर में आते हैं, और सबसे ज्यादा स्वदेशी यानी घरेलू पर्यटक है वो पुष्कर के अंदर आते हैं। ये बातें सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में खूब होती है, तो ध्यान रखना। फ्रांस में सबसे ज्यादा है, फ्रांस से आते हैं, फिर अमेरिका से, और फिर ब्रिटेन से। राजस्थान का दूसरा रोपवे कहाँ बनाया गया है? राजस्थान का दूसरा रोपवे कहाँ बनाया गया है? तो पहला तो आपको पता है जालोर के भीनमाला में सुंदा माता मंदिर में बनाया गया। दूसरा उदयपुर में बनाया गया है। दूसरा उदयपुर के अंदर अंजनी जो उदयपुर में अंजनी माता के बनाया गया है। करणी माता है, दूसरी इच्छा पूर्ण करनी माता है, वहां बनाया गया है। शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शरद महोत्सव और एक ग्रीष्म महोत्सव दोनों ही कहाँ बनाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही में बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जोधपुर, सोनारगढ़, रणथंभौर। तो ध्यान रखना, मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर वो शामिल नहीं है। सूत्र याद रखना, एक आम, चीकू, गाजर। आम, चीकू, गाजर, ये तो याद रह जाएंगे। गाजर खाते हो, चीकू खाते हो, आम खाते हो, ये नाम याद रखना। इसमें 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। 6 कौन कौन से हैं? आ से आमेर, टी से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर। तो रण जोधपुर नहीं है ना, याद रखना आम, चीकू, गाजर। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ? होगा नहीं, हुआ, ठीक है। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क तो रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित हुआ। दूसरा जोधपुर में प्रस्तावित है, और तीसरा पलाना बीकानेर में प्रस्तावित हो चुका है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में स्थित है, तो दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में, मथानिया जोधपुर में। दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित हो चुका है फरवरी 2019 के अंदर, वो कहां पे है? तो वो है कोटा के अंदर। कहां पे? रामगंज मंडी, कोटा। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहां पर स्थित है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहां पर स्थापित है? तो गड्डेपान, कोटा के अंदर स्थापित है। और राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? डबल क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी। निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो निमराना अलवर को आपको पता है पहला जापानी पार्क स्थापित है, और दूसरा जापानी पार्क गिलोट अलवर के अंदर स्थापित हो रहा है। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत लाखेरी बूंदी 1915 में हुई थी। केशोराय पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई? केशोराय पाटन चीनी मिल है वो किस क्षेत्र में स्थापित की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि एक सहकारी क्षेत्र में, एक सार्वजनिक क्षेत्र में, और एक निजी क्षेत्र में। जो केशोराय पाटन बूंदी है वो किस क्षेत्र में स्थापित की गई? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो फटाफट। आज मैंने आपको कम टाइम दिया है क्वेश्चनों के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको जवाब देता हूँ। तो ये मिल कैसी है? सहकारी क्षेत्र में स्थापित की। पाटन केशोराय पाटन शुगर मिल है जो राजस्थान की तीसरी चीनी मिल है, 1965 में स्थापित की गई थी। सहकारी क्षेत्र की है, वर्तमान में बंद है। अच्छा, निजी क्षेत्र की राजस्थान की कौन सी चीनी मिल है? तो दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है, जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित है 1932 में, निजी क्षेत्र की। और सार्वजनिक क्षेत्र की है दी गंगानगर शुगर मिल, जो 1945 में, वो इंडस्ट्रियल
बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई थी। 1956 में इसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। तो श्री गंगानगर वाली सरकारी है, निजी क्षेत्र वाली कौन सी है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ और सहकारी क्षेत्र वाली केशवरायपाटन चीनी। अंतिम क्वेश्चन, आयसर ट्रैक्टर बनाने के उद्योग किस जिले में स्थापित किए गए? आयसर ट्रैक्टर नाम सुना है ना, आयशा ट्रैक्टर। आयशा ट्रैक्टर इसका सही नाम है आयशर ट्रैक्टर बनाने के कारखाने राजस्थान में कहाँ स्थापित है, किस जिले में है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयसर ट्रैक्टर, अमेरिका की कंपनी, जापान की कंपनी, उत्तरी कोरिया की कंपनी। सबसे ज्यादा निवेश जो किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा वो कहाँ किया जा रहा है? तो आपको पता होगा, राजस्थान जी क्या पढ़ते हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर के अंदर। ये 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आप पहले तो एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है फटाफट। कल के जो विद्यार्थी जिन्होंने जवाब दिया था, पुखराज पुनावत ने कहा था सांचौर जालोर में गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। और जालोर के अंदर एक पंचमुखी पहाड़ी पर गांगदेव राठौड़ के नाम से जो प्रसिद्ध थे तल्लीनाथ जी का मंदिर है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, कल का जवाब था। तो जालोर में आपको पता है कि पंचमुखी पहाड़ी पर मंदिर हुआ है। संजय गुर्जर जी ने कहा 46 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। राजगोला जी के 48 क्वेश्चन सही है। ममता खानवाली 44वीं क्लास में 44 क्वेश्चन सही, बहुत ही अच्छी बात। ममता खानवाली जालोर में तल्लीनाथ जी का मंदिर है, वेरी गुड। राजगोला जी सांचौर में गोगा जी का मंदिर भी है, जिसको गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, वेरी गुड। झुंझुनू वाला फौजी, जय हिंद, आपको भी जय हिंद, दिल से सलूट है झुंझुनू वाले फौजी को। महेंद्र सिंह ने कहा 50 के 50 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। प्रकाश कुमार लहंगी नृत्य भी शहरी जनजाति का है, बिल्कुल है। प्रकाश कुमार कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है, जी बिल्कुल। और प्रकाश कुमार 4000 की सेना मालदीव के नेतृत्व में गई थी। सपना कुमारी का अच्छा जवाब है। उसके अलावा प्रकाश कुमार सोनिया नरवालिया जी सर मंडल में 32 तंबाकू की छतरी, हाँ ध्यान रखना, कल मैंने बताया था राणा सांगा और जगन्नाथ कछावा की दोनों की मंडलगढ़ में 32 की छतरी है। इसके अलावा प्रवीता, सोनिया नरवालिया, जयेश राठौड़, निशा जोशी, मन के हारे हारे मन के जीते, वाह भी वाह, शानदार है। जयेश राठौड़, जय श्री राम, निहारिका पुनिया, नाइस क्लास, थैंक यू। संजय बिश्नोई के जवाब, पूजा जाट की दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, कामयाबी है जो ठोकर लगने से मिलती है, वाह। संजय बिश्नोई गुड इवनिंग आपको। पूजा शर्मा राधे राधे। राजगोला जी शुभ संध्या, आपको भी राधे राधे। गुरु जी राम राम। हरिओम गुर्जर जी, सभी को राम राम, खम्मा गणी, गुड इवनिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। रोज शाम 8 बजे और सुबह 7 बजे की क्लास आपको अटेंड करनी है। आज कुछ राजस्थान के अंदर इंडिया मैंने डाल दिया, तो थोड़ी सी मुश्किल आपको जरूर हुई होगी, लेकिन जाते जाते आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। और जाते जाते मेरा क्वेश्चन ये आता है, राजस्थान का किस मुख्यमंत्री को राजस्थान का चाणक्य कहते हैं? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को राजस्थान का चाणक्य कहते हैं? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।